नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। देश में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को 6 साल से अधिक का समय हो चुका है। सरकार का दावा है कि डिजिटल इंडिया के चलते लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा भी कि डिजिटल इंडिया मतलब सबको सुविधा, सबको अवसर और सबकी भागीदारी। डिजिटल इंडिया यानी सरकारी तंत्र तक हर किसी की पहुंच। डिजिटल इंडिया यानी पारदर्शी, भेदभाव रहित व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर चोट। डिजिटल इंडिया यानी तेजी से लाभ और पूरा लाभ। डिजिटल इंडिया यानी मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। डिजिटल इंडिया के चलते लोगों में क्या बदलाव आया है, लोगों की जिंदगी कैसे बदली है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। डिजिटल इंडिया के जरिए क्या कुछ और कैसे बदल रहा है देश, मुद्दा आपका में आज डिजिटल होते भारत की बात करेंगे और उसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल मेरे साथ इस समय जुड़ा हुआ है। विवेक कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपर मुख्य सचिव हैं राजस्व एवं भूमि सुधार बिहार सरकार के। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी जी से, जो निदेशक हैं भूमि रिकॉर्ड एवं सर्वेक्षण असम के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानेंद्र जी। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं निखिल कुमार जी, जो अध्यक्ष हैं भू स्थानिक व्यवसाय के, मैप माई इंडिया से जुड़े हुए हैं। निखिल कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निखिल जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा कि जब हम बात डिजिटल इंडिया की करते हैं तो लोगों के जीवन में बदलाव की बात कही जाती है। 6 साल से अधिक का एक सफर हो चुका है। कितना बदला है भारत और कैसे बदल रहा है भारत? मेरा मानना है कि ये बिल्कुल सही है। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसमें काफी इसके आयाम हैं जी। कुछ तो बेसिक आयाम है कि लैंड रिकॉर्ड्स को कैसे डिजिटाइज किया जाए जी। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसको कैसे डिजिटाइज किया जाए, जो सर्विसेज गवर्नमेंट देती है उसको कैसे हम डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू मुहैया कराएं। और इन सभी क्षेत्र में, इन सभी पहलुओं में काफी सुधार देखने को मिला है। जी। हमारे साथ पैनल में हैं भू सुधार से जुड़े हुए, उन्होंने बताएंगे आपको, बहुत डिटेल में समझाएंगे कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन जो बड़ा की है, आई विल से बहुत फंडामेंटल चीज है, जिसके ऊपर सारी चीजें आधारित है, वो कैसे डिजिटलाइज हो रही है। और इतने बड़े कॉम्प्लेक्स कंट्री में, इतने स्टेट्स में, इतने विलेजेस, 6 लाख से ज्यादा रेवेन्यू विलेजेस हैं, उनके नक्शों को कैसे डिजिटलाइज किया गया है, कंप्यूटराइज किया गया है। उसको प्रॉपर्टी ओनरशिप उसके साथ डिटेल जोड़ा जा रहा है, आधार से उसको जोड़ा जा रहा है जी। तो कभी भी जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, जब गवर्नमेंट को लैंड एक्वायर करना होता है, तो पता होना चाहिए कि किस टाइप की जमीन है, किसकी ओनरशिप है, उसकी कॉस्ट क्या है। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ये सारी चीज डिजिटल इंडिया के अंदर आती है और उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। जी जी, बिल्कुल। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप देखेंगे कि इन सब के साथ इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कहते हैं, जो हर चीज हमारे सामने अवेलेबल हो, सारी जानकारी मौजूद हो, उसके बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन लें। जैसे अगर एक रोड बनाना है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में, ए और बी के बीच में कनेक्टिविटी करनी है, तो हमें सिर्फ ए और बी के बीच में लाइन नहीं खींचते हमें उसमें पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स, उसमें एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स, उसमें कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स सब देखना होता है। और डिजिटल टेक्नोलॉजीज को आजकल यूज किया जा रहा है उन सभी कंस्ट्रेंट्स को देख के डिसीजन लेने में। जी। तो आप जितने रोड्स आजकल देख रहे हैं, ये जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से उसको ये सारे अलाइनमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, जो कि बहुत आसान कर देता है डिसीजन लेना। जी, बिल्कुल। आप शहरों में देखेंगे, जो अर्बनाइजेशन मैसिव स्केल पे आ रहा है, तो हम कैसे सबको सेक्टरल एलोकेशन करें, कैसी सुविधाएं प्रदान करें, ये सब डिजिटल बेस मैप के द्वारा किया जा रहा है। और इंडिविजुअल हाउस होल्ड को भी हम इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ रहे हैं, ताकि कितनी रेवेन्यू आए, कितना प्रॉपर्टी टैक्स आए। तो ये मैसिव ये है। और चूंकि ये एक सेंट्रल सर्वर के थ्रू, एक पोर्टल के थ्रू सर्विसेज दी जा रही है, तो कंज्यूमर को बहुत फायदा होता है अपना नक्शा देखना, अपने बर्थ और रजिस्ट्रेशन को की जानकारी को रजिस्टर करना,
ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। सो आई विल से कि बहुत बड़ा योगदान है डिजिटल इंडिया का, जी बिल्कुल, और बहुत तेजी से ये सुधार हो बिल्कुल। भूमि सुधार की दृष्टि से अगर मैं बात करूं और खास तौर से लैंड मैपिंग की बात की जाए, तो एक डिजिटल इंडिया का जिस तरह से उपयोग इस क्षेत्र में किया जा रहा है वो अपने में एक अद्भुत या क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है। विवेक जी, आप सहमत हैं मेरी इस बात से? बिल्कुल सहमत हैं आपकी इस बात से। जी। जैसे हम बिहार के मतलब परिप्रेक्ष्य में देखें, बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो हमारे यहाँ करीब 4.25 करोड़ जमाबंदी, एक व्यक्ति का जो समझिए कि पूरा डिटेल है जमीन का वो होता है। जी। और वो पहले डिजिटल नहीं होने के कारण लोग जो हमारे जो रेवेन्यू के हल्का कर्मचारी होते हैं उनके पास होता था। तो एक जेनरिक शिकायत थी कि वही जो आदमी है, जमीन का मालिक है, उसको मालूम ही नहीं है कि उसके कागजात में क्या लिखा हुआ है, यद्यपि कि वो जमीन पे बहुत दिनों से है। जी। तो उसको एक टेंटेटिव उसका जो ओनरशिप था वो कभी क्लैरिटी नहीं आता था। और ये शिकायत होती थी कि अगर मान लीजिए आपका नहीं बना जो लोकल कर्मचारी से या लोकल अथॉरिटी से, तो हो सकता है आपके पूरे जो रिकॉर्ड हैं, जो आपके पूरे मतलब ओनरशिप का एक आधार है, वही चला जाए, उसको टैंपरिंग हो जाए। जी। तो हम लोगों ने 1 दिसंबर 2017 में पहली बार म्यूटेशन कराया। और बिहार आप जानते हैं कि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जी। और 4.25 करोड़ जमाबंदी हमारे 38 जिले में फैले हुए थे। तो एक मतलब पॉइंट उठता है कि पहले मतलब जमाबंदी तो परफेक्ट आइटम तो है नहीं, कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड परफेक्ट नहीं होता है। तो हम उसको पहले डिजिटाइज कर देते हैं तो क्या एडवांटेज? जी। एडवांटेज ये है कि उसमें जो सुधार आप चाहते हैं, जो सुधार चाहते हैं उसकी क्वालिटी में, रिकॉर्ड्स की क्वालिटी में, जो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, जो पब्लिक का एक्सेसिबिलिटी चाहते हैं, जिसके बारे में आपने शुरू में कहा, जी। तो वो सारी चीजें एक मुश्त आती है। और ये बात सही है कि परफेक्ट रिकॉर्ड नहीं होने से बहुत बार जब आपको रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट होता है, जब आपको स्क्रीन पर दिखता है कि नहीं अरे, तो आपको लगता है कि अरे मेरे साथ तो अन्याय हुआ, मेरा तो नाम ही नहीं है, जी। मेरे चाचा का नाम है इसमें। तब आप अलर्ट होते हैं। तो आपको ये अलर्ट भी कर रहा है, आपको अवेयर भी कर रहा है, आपको एम्पावर भी कर रहा है। तो डिजिटाइजेशन का जो प्रयास है वो एक एक मतलब समझिए कि आज के तारीख में वो एक प्री रिक्विजिट किसी भी आदमी के किसी अपने राइट्स का, लैंड के प्रति जो उनकी मतलब अपना जो उनका टाइटल है, जो राइट है, उसके प्रति वो बेसिक है। तो हम लोग जब डिजिटाइजेशन करते हैं तो क्या करते हैं? पहले तो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को हम डॉक्यूमेंट करके उसको स्कैन कर लेते हैं जी। और उसका जो मेटा डेटा है, जो आंकड़े होते हैं, उसको रखते हैं ताकि जो ट्रांजैक्शंस उसके बाद होंगे सभी चीज ऑन बोर्ड आ जाएंगे। और आज हमारे लिए बहुत अहम दिन है कि देश में पहली बार हम एक डायनेमिक मैप का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। हम तो लैंड पार्सल को तो चेंज कर ही देते थे, जी। लेकिन चूंकि कैडेस्ट्रल नक्शा या रिविजनल सर्वे का नक्शा पुराना होता था, तो उस नक्शे में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो क्या दिक्कत थी लोगों की? भाई 4 भाई है, सब चाहेगा कि अपना जो हमारा जो सबसे कॉमर्शियली अट्रैक्टिव पोर्शन ऑफ लैंड है वही बेच दे, क्योंकि खरीदने वाले को तो नक्शा की जानकारी है नहीं। जी। वो तो पुराना मतलब 100 साल पुराना नक्शा देख रहा है। और जो पहले जो ट्रांजैक्शन हुआ और रजिस्ट्री ऑफिस में हुआ, तो वहां उसको जानकारी मिल नहीं पा रही है कि भाई दो पार्टी ने एक्चुअली क्या ट्रांजैक्ट किया। तो पब्लिक डोमेन में नाम तो आ जाएगा उस प्लॉट का, लेकिन उस नक्शा में क्या परिवर्तन हुआ वो आम नागरिक नहीं देख पाए। जी। तो हम लोग अभी ला रहे हैं कि नहीं, हम डिजिटल मोड में, क्योंकि ये पॉसिबल है आज की तारीख में, जो पहले नहीं था, कि हम सब विशेष सर्वे करा रहे हैं बिहार में। वो भी एक यूनिक चीज करा रहे हैं कि विशेष सर्वे में एक एक चीज डिजिटाइज है। जो हमारी फील्ड पे एंट्रीज होती हैं, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हर एक प्लॉट का है, जो पॉलीगन्स बनते हैं, सभी चीज कैप्चर हो रहा है। जी। तो विवेक एक जी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैनुअल है। जी। और विवेक जी। उसको जब हम चेंज करेंगे तो नाम के साथ साथ नक्शा भी चेंज होगा। तो आने वाले साल में जो भूमि विवाद का जो बहुत बड़ा कारण होता है, मतलब मल्टीपल सेलिंग ऑफ लैंड या टाइटल का क्लियर नहीं होना, वो हम दूर कर सकेंगे। जी। तो हम ये कह सकते हैं कि डिजिटाइजेशन जो है एक एक मतलब रामबाण है पूरे मतलब लैंड रिकॉर्ड्स की व्यवस्था के लिए। और अगर कारगर ढंग से हम लागू कर दें तो आने वाले सालों में अगर भूमि विवाद समाप्त नहीं होता है तो काफी हद तक कम हो सकेगा। जी। मैं आपसे एक सवाल का जी। उत्तर और चाहूंगा, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात मैं अगर करूं, तो बाढ़ के कारण जो समस्या उत्पन्न होती है उससे और भूमि संबंधी जो विवाद खड़े होते हैं उसका भी एक बड़ा नाता देखने को मिलता है अक्सर। वो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि हर साल बाढ़ की समस्या होती है,
ये बात सही कहा आपने, जी जैसे बाढ़, जी हाँ, तो बाढ़ की समस्या होने के कारण लैंड पर समझिए कि प्रेशर दो तरफा मार है। एक तो आपकी बाउंड्रीज है वो वैनिश कर जाते हैं, उसको नए सिरा से आपको करना होता है। तो जब आप फिजिकली करते हैं तो आपको मालूम नहीं होता कि बाउंड्री क्या था। लेकिन अब चूंकि हर एक का डीजीपीएस कोऑर्डिनेट्स है, तो अगर आपके बाउंड्री डिमोलिश भी हो गए हैं तो बाढ़ के बाद भी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम पूरा प्लॉट का ओरिजिनल के हिसाब से हम डिमार्केशन कर सकते हैं जी बिना कोई बिल्कुल। मतलब हमको लोकल कोई मदद की। जी एक तो वो एडवांटेज, और दूसरा है चूंकि बाढ़ है तो हमारे पास लैंड में 3 फसल की जगह अभी खाली एक ही फसल 2 फसल हो पाता है। और मतलब बहुत सारे जगह नॉर्थ बिहार में ऐसे हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जहां एक ही फसल होता है। तो लैंड का प्रेशर ट्रेमेंडस है और लोग उसके कारण माइग्रेशन पे भी जाते हैं। तो उस लैंड में वो इन्वेस्ट भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो हमको रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी तो वैसी परिस्थिति में बाढ़ वाले जो सिनेरियो है और जो लैंड पे प्रेशर वाली सिनेरियो है, उसमें मिशन का बहुत मतलब रेलेवेंट है, बहुत रेलेवेंस है, बहुत रोल है। जाहिर सी बात है कि भूमि के क्षेत्र में जिस तरह से डिजिटलीकरण हो रहा है उसके चलते लोगों का जीवन भी आसान हो रहा है। भूमि को लेकर जो विवाद होते हैं वो भी कम हो रहे हैं और उसका निपटारा भी आसानी से हो सकता है। ज्ञानेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं, खास तौर से भूमि रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं, आप आसाम से भूमि रिकॉर्ड एवं सर्वेक्षण के निदेशक हैं, क्या बदलाव आप देख रहे हैं? या बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट हम विवेक सर जो अभी बात कहे उस बात से थोड़ा सा हट करके बताना चाहेंगे। जी इनफैक्ट जो लैंड रिकॉर्ड्स का विषय है, और विवेक सर ने पहले से ही कहा कि किस तरह से 3-4 जो हमारे रिकॉर्ड्स के मूल अंग हैं, जैसे आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एक तरफ हो गया, मैप्स एक तरफ हो गए, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एक तरफ हो गई, बंटवारे का सिस्टम एक तरफ हो गया। अब ये चारों चीजों के बीच में इंटरप्ले ना होने के कारण क्या होता है कि 4 अलग अलग स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं और उनके बीच में एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाती है कि एक इंफॉर्मेशन एक के पास अवेलेबल है, दूसरे के पास नहीं। हमारा ये जो डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है, इस पूरा इसका जो एक प्रयास है वो ये है कि कैसे हम इस एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को दूर करें। सारे स्टेक होल्डर्स के पास एक ही तथ्य उपलब्ध हो, जी पटवारी के पास वही तथ्य उपलब्ध हो जो कि एक सामान्य नागरिक के पास उपलब्ध है। तो इस पर्टिकुलर इशू को ध्यान में रखते हुए अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नए मिशन का जो है हमारे यहाँ पर शुभारंभ किया, और वो 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती से हम लोगों ने शुरू किया 2021 को। उसका नाम रखा गया है मिशन वसुंधरा, और उसके तहत हम वो सारे काम कर रहे हैं जैसा कि विवेक सर ने बताया कि इनफैक्ट हम लोग तो बिहार को एक तरह से अपना वो मानते हैं कि हमसे काफी पहले इन्होंने शुरू किया है, और उसको देख देख करके हमें बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती हैं उनमें से। तो रीसर्वे हमारा सबसे बड़ा फोकस इस पूरे प्रोग्राम में है, और जो डायनेमिक मैप की बात कही, डायनेमिक मैप प्लस इस सारे रिकॉर्ड्स को जो हमारे लैंड पार्सल्स हैं उसको किस तरह से हम एक सुरक्षित तरीके से, जो कि टेक्नोलॉजिकली सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में, जो कि आजकल ब्लॉकचेन की बातचीत हो रही है, तो ब्लॉकचेन एनवायरनमेंट में हम किस तरह से अपने लैंड रिकॉर्ड्स को रख सके, ये सारी चीजों को शुरू करके तो हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया कि ठीक है, हम सबसे पहला काम करते हैं कि हमारा जो लैंड रिकॉर्ड्स है जी उसके प्योरिफिकेशन से काम शुरू करते हैं। तो लोगों के बीच में हमने एक छोटा सा पोर्टल रख दिया कि आप हमारी ये सारी सर्विसेज हैं, सर्विसेज के लिए कोई आपको फीस नहीं देनी है, आप सिंपली अप्लाई करिए अपने घर पे बैठे हुए। और हमें आशा थी कि करीब 2 लाख के आसपास एप्लीकेशन हमारे आएंगे 2 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर तक उसकी डेट थी। जी कल जब अंतिम डेट हमारे सामने आई तो उस टाइम पर ना ही कि हमारे एप्लीकेशन की संख्या 4,62,000 से ऊपर चली गई, और साथ में ये इतनी डिमांड चारों तरफ से कि इसको कम से कम और हमें बढ़ाया जाए टाइम, क्योंकि इस टाइम में हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। फाइनली 1 हफ्ते के लिए हमने उस पोर्टल को और आगे बढ़ाया, 7 दिसंबर तक हम ये सारे एप्लीकेशंस ले रहे हैं।
अभी तक 4,90,000 एप्लीकेशंस हमारे पास आ गए हैं लोगों के। तो ये एक इससे पता चलता है कि कितनी डेप्थ है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, जिसको कि हम अभी सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उसकी डेप्थ कितनी है, लोगों के बीच में डिमांड कितनी है और नीड कितनी है लोगों के बीच में, वो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा विषय जो मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम ये सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन खत्म कर दें, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि उससे उसके अराउंड जो लैंड रिकॉर्ड्स के अराउंड बहुत सारी सर्विसेज हैं, चाहे फ्लड रिलीफ का मामला हो या फिर रिहेबिलिटेशन का मामला हो या फिर फसल बीमा योजना का विषय हो या किसी भी तरह का कोई भी जब रिहेबिलिटेशन या किसी भी तरह की ग्रांट दी जानी हो, जमीन उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अंग आता है। और वहां पर फिर बहुत सारी जो दलाली और बहुत तरह के जो है समस्याएं आती हैं, उस समस्याओं से निजात पाने में जो है हमें इस पर्टिकुलर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के थ्रू हमें मदद मिलेगी। जी तो हमारा जो ये मिशन वसुंधरा का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत हमने लिया है कि इस बार हम 3 चीजों पे फोकस कर रहे हैं। पहले हमारे असम में करीब 1030 गांव थे जिनका सर्वे नहीं हुआ था विगत में, तो उनको हम अनसर्वेड एरियाज को सर्वे कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरा काम हम कर रहे हैं, जो हमारे गांव के पहले से मैप्स थे लेकिन उनके मैप्स खो गए, करीब ऐसे 1255 हमारे गांव हैं जहाँ के मैप्स खो गए बीच में और वो मिसिंग मैप्स या डैमेज्ड मैप्स के रूप में जाने जाते हैं। तो वहां पे हम मैप्स को रिसेंट टेक्नोलॉजीज को यूज करके, स्पेशल टेक्नोलॉजीज को यूज करके उनको रिकंस्ट्रक्ट करने का प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसके साथ जो लैंड रिकॉर्ड्स प्योरिफिकेशन की बात हमने कही, ये तीसरी चीज कर रहे हैं। और ये सारी चीजों के अराउंड हमने देखा है कि पूरे असम में हमें बहुत ही बड़ा जन समर्थन प्राप्त हुआ है, लोगों से बहुत ही अच्छा फीडबैक, जाहिर तौर पे जाने रिमार्क्स के रूप में इतने पे ही जो है आपको अपनी बात को जो है बंद करना। जी बिल्कुल अगर भूमि सुधार की दृष्टि से बात की जाए, अगर लैंड मैपिंग की दृष्टि से बात की जाए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, बहुत अहम भूमिका निभा रहा है डिजिटल इंडिया। इसके तहत अलग अलग राज्यों में हमें अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रही है, लोगों का जीवन आसान हो रहा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है भूमि विवाद का, अगर खासतौर से गांव की मैं बात करूं, खेतों की बात करूं, एक बहुत बड़ी समस्या रही है और इससे जीवन लोगों का आसान हो रहा है। लेकिन क्या लोगों की भागीदारी डिजिटल इंडिया के जरिए हो रही है? निखिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भ्रष्टाचार की बात की जाती है कि पहले जो योजनाएं बनती थी या भूमि संबंधी जो कानून थे या सुधार की बात थी, काफी खेल उसमें हो जाया करता था। क्या पारदर्शिता आई है इससे, डिजिटल इंडिया से? क्या भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है? लोगों की भागीदारी हुई है? डिजिटल इंडिया का जो मेन मैं कहूंगा कि रैशनल बिहाइंड दिस, वो पारदर्शिता ही थी, ट्रांसपेरेंसी ही थी जी। और जैसा कि अभी बताया उन्होंने असम के डायरेक्टर साहब ने कि जो बहुत सारी चीजें जो लोगों को नहीं पता होती थी वो उनको नक्शा दिखता है। विवेक सर ने भी बताया कि कैसे कंप्यूटराइजेशन ऑफ जितने भी पार्सल्स हैं ऑलमोस्ट 90% हो चुके हैं और एक पोर्टल के थ्रू उनको ऑलरेडी डाल दिया गया है। तो जो उन्होंने कहा अलर्ट, अवेयरनेस, ये दोनों चीज लोगों को दिख रहा है। तो एक तो वो जो गुंजाइश है वो कम हो रही है। टेक्नोलॉजी से आप क्या कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी से आप डीस्कोप कर सकते हैं करप्शन को, वो हो रहा है। जहां तक भागीदारी का सवाल है जी, एक पार्ट तो था ये जो कैडेस्टर मैप, दूसरा पार्ट है गांव में आबादी एरियाज। तो स्वामित्व स्कीम के अंदर बिकॉज जिस ढंग से हमारे जो ये भूमिगत प्लॉट्स हैं जिसमें बाउंड्रीज होते हैं, उस ढंग से आबादी एरिया में बाउंड्रीज नहीं थे, तो उसको स्वामित्व स्कीम में ड्रोन के थ्रू मैपिंग की जाती है और उसका चूनाकरण किया जाता है बेस्ड ऑन लोगों के आपस में कि ये मेरा इलाका है। और हरियाणा, बहुत सारे स्टेट्स ऑलरेडी इनिशिएटिव ले चुके हैं और उसमें लोगों की भागीदारी मैं इसलिए कहूंगा कि है क्योंकि चूना मार्किंग इटसेल्फ बहुत ही डिफिकल्ट काम है। अगर भागीदारी नहीं होती तो ये काम आगे ही नहीं बढ़ता जी। तो लोगों ने जब देखा कि हमारा जो कैडेस्टर मैप डिजिटाइज होकर पोर्टल पे दिख रहा है, तो अगर यही हमारे आबादी एरिया का भी मैप दिखेगा तो इससे हमें बैंकेबल मेरी प्रॉपर्टी हो जाएगी, मुझे लोन मिल सकेगा। और लोगों ने इसको काफी सराहा भी है
और काफी इसका साथ दिया है। तो मैं कहूंगा कि यस, डेफिनेटली करप्शन को कम करने के लिए भी टेक्नोलॉजी फोरफ्रंट पे आया है और लोगों की भागीदारी भी काफी दिख रही है। जी बिल्कुल। विवेक जी, आप कैसे देखते हैं लोगों की भागीदारी को इसमें? क्योंकि हम केवल भूमि सुधार की दृष्टि से या लैंड मैपिंग की दृष्टि से बात करें, जाहिर तौर पर भूमि संरक्षण की बात की जाए तो डिजिटल इंडिया ने एक अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो आप कैसे लोगों की भागीदारी को देख रहे हैं? क्योंकि सवाल किसान का है, सवाल गरीब का है, क्या लोगों तक सुविधाएं पहुंच रही हैं अब? देखिए, इसके लिए तो आंकड़े ही सफिशिएंट हैं कि लोगों की भागीदारी कितनी बढ़ी है। आपको बिहार का उदाहरण देता हूं मैं। जी। तो म्यूटेशन होता है लैंड का, तो हम लोग जब पहले करते थे, मतलब प्री डिजिटाइजेशन डेज में, पूरे बिहार में 10 से 12 लाख म्यूटेशन आता था एक साल में। वो अभी बढ़ के 30 लाख हो गया है सालाना। तो मतलब 2.5 गुना पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है, क्योंकि ये सुविधा हो गया, ये कन्वीनियंस हो गया। उतना ही नहीं, जो अभी सभी जगह से बात हो रही है कि हमारे रिकॉर्ड्स को डिस्टिल करने की आवश्यकता थी, उसको मतलब बेहतर करने की आवश्यकता थी, और उसमें कोई लीगल इशू नहीं था। उस पर समझिए कि क्लेरिकल इशू था कि भाई नाम छूट गया है, टूट गया है, चढ़ गया है। तो उसके लिए हमने एक पोर्टल बनाया परिमार्जन कर, और उसमें भी करीब 10 लाख लोगों ने उसका लाभ उठाया है कि अपना परिमार्जन में बिना कोई मतलब कौन जुडिशियल प्रोसेस फॉलो किए अपने दस्तावेज को दिखा करके आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत ड्रास्टिक इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है, मतलब 3 to 4 टाइम्स बढ़ा है। हम लोग तो अच्छे अच्छे लोगों को जानते हैं, बिहार का चूंकि बहुत मतलब पढ़ा हुआ प्रबुद्ध वर्ग जो है बिहार रह रहा है, जी। वो अभी अमेरिका से अपना ऑनलाइन इमिग्रेशन अप्लाई करता है, अमेरिका से लगान जमा कर रहा है, हिंदुस्तान के सभी भागों से कर रहा है। तो पहले था कि मान लीजिए आप छठ में आए बिहार में और आकर के कर्मचारी जी को खोजे, अपना इनिशिएटिव लिए। अब उसकी आवश्यकता नहीं है। आप अगर बैठे हैं दिल्ली में बैठे हैं और आप में से कोई बिहार का है, आप जाइए अपना गांव का मौजा का डिटेल देखिए, और डिटेल देख करके आप अपना चाहें तो अपना लगान जमा कर सकते हैं, आप चाहें तो रिकॉर्ड सुधरवा सकते हैं, आप चाहें तो रिकॉर्ड में दाखिल खारिज करा सकते हैं, उसका नामांतरण करा सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। हम लोग विशेष सर्वे में भी, क्योंकि विशेष सर्वे में हम लोग भी भुक्तभोगी रहे, जो आदमी बाहर पढ़ता रहा और गांव में उसका नहीं रहा, तो बहुत बार उसकी जमीन ही चली जाती थी, क्योंकि वहां बताने वाला नहीं होता था। जी। तो बहुत सारे ऐसी कंप्लेंट्स हम लोग को आए कि भाई हम जमीन हमारी थी, लेकिन सर्वे के पदाधिकारी वहां गए, उस समय हम लोग नहीं थे, तो या तो बिहार सरकार कर दिया, किसी और का नाम कर दिया। अब हम लोगों ने कहा कि नहीं, आप ऑनलाइन अपना डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है स्पेशल सर्वे में, तो ऑनलाइन डिक्लेरेशन दें, आप ऑनलाइन वंशावली जमा करें, तो सब चीज डॉक्यूमेंट करके उसके आधार पे हम सुनवाई करेंगे। तो जब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, तो इसके लिए आपको ये आवश्यक नहीं है कि आप गांव में जाकर के अपने जमीन संबंधी कार्यों में संलग्न हो, आप कहीं से भी कर सकते हैं। एंड टू दैट एक्सटेंट जी। हमारा जो मतलब लोक भागीदारी है उस पूरे लैंड रिकॉर्ड्स के प्रकरण में या लैंड सर्वे के प्रकरण में, वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ा है और बढ़ेगा। अभी चूंकि हमारे यहाँ कंप्यूटर लिटरेसी उतनी नहीं है, तो अभी एक लिमिटेशन है, लोगों को मतलब किसी न किसी का मदद लेना पड़ता है। लेकिन कालांतर में स्थिति ऐसी आएगी कि किसी व्यक्ति को बिना किसी की मदद के अपना सारा कुछ अपने कर लेगा। जैसे बड़े शहरों में अपना बिल पेमेंट करता है, बाकी चीज करता है, वैसे ही अपने गांव की संपत्ति का भी अपना जितना जो दायित्व है उसका निर्वहन कर सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञानेंद्र देव जी, अगर मैं आसाम की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, तो क्या किसान के जीवन में डिजिटल इंडिया से बदलाव आया है? किस तरह का बदलाव आ रहा है? किसान के जीवन में और ग्रामीण के जीवन में, दोनों के जीवन में डिजिटल इंडिया से बहुत ही बदलाव आया है। इनफैक्ट अभी अगर हम आपको कहें कि ये जो हमारा लैंड रिकॉर्ड्स और जो फसल बीमा योजना और इस तरह के जो चाहे पैडी प्रोक्योरमेंट का प्रोग्राम हो, ये सारी चीजों के बीच में बहुत बड़ा इंटरप्ले देखने को मिल रहा है। तो अगर आप पैडी प्रोक्योरमेंट, जैसे पहले क्या होता था कि कुछ राज्य ही हैं जहां पर कि पैडी प्रोक्योरमेंट हो पाता था, बाकी जगहों पे एफसीआई जो है पैडी प्रोक्योरमेंट नहीं करता था, और तरह तरह की चीजें ऑब्स्ट्रक्शंस और कुछ होते थे और जिसके कारण से नहीं हो पाता। अब धीरे धीरे जैसे कि आधार सीडेड प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स अभी जो डेवलप हो गए, तो उससे ये हो रहा है कि
हमारे जो गांव में सुदूर में बैठा हुआ किसान भी जो है अपने पैडी के प्रोक्योरमेंट के लिए अपनी प्रक्रिया को जो है शुरू कर सकता है। जी इसी तरह से फसल बीमा योजना हो, फसल बीमा योजना का अगर जो पैसा देने की बात थी, उसको भी आधार और लैंड रिकॉर्ड्स के साथ लिंक करके जो है उस पैसे को देने में भी बहुत बड़ी सहायता। अगर किसी तरह की आपको डीबीटी देना है या किसी तरह का लैंड रिलेटेड सब्सिडी देना है, कुछ भी देना है, तो सरकार की जो प्रोग्राम्स हैं वो डायरेक्टली लोगों को जो है वो इम्पैक्ट करते हैं और किसान उससे सबसे ज्यादा लाभान्वित इस पूरे प्रक्रिया में हो रहा है। जी तो ये हमारा मानना है कि नॉर्थ ईस्ट में ही, पूरे भारत में ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट में, असम में उसका बहुत बड़ा लाभ किसानों को पहुंचा है। जी निखिल जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि अगर मैं कोरोना काल की बात करूं तो जिस तरह से डिजिटल इंडिया का महत्व कोरोना काल में देखने को मिला, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक ऐप ने लोगों के जीवन को सुरक्षा प्रदान की, इस पे आपका क्या कहना है? आप देखेंगे इसमें बहुत बड़ा योगदान एक डिजिटल इंडिया का रहा और डिजिटल इंडिया से जुड़े हुए काफी सेक्टर्स लाइक मैपिंग, जीआईएस सेक्टर्स का भी बहुत बड़ा रहा। जैसे अगर आप देखें कोविन ऐप जो भारत सरकार ने निकाला या आरोग्य सेतु ऐप, दोनों में आप देखेंगे कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, एक आदमी कहाँ जा रहा है, उसका जियो कोड, रिवर्स जियो कोड, जहां पे उसका XY लोकेशन आता है, उससे हम एड्रेस निकाल के ये पता कर पाए कि वो कहाँ है और लोगों को ये चेतावनी दे पाए कि आपका जो जोन है वो सीवियर जोन में है या नहीं है। एक तो बहुत बड़ा ये काम किया। दूसरा आप देखेंगे कि कोविन ऐप में जैसे मैप माई इंडिया ने इंटीग्रेट कर दिया अपना पूरा प्लेटफॉर्म, जिससे लोगों को पता चला कि कहाँ है वैक्सीनेशन सेंटर, मेरे घर से कितना दूर है, हम राउट कर सकते हैं कि नहीं, और काफी लोगों ने उसका लाभ उठाया। यहाँ तक कि 20 करोड़ से ज्यादा हिट्स हुए कोविन ऐप पे। तो सिर्फ ये एक फंक्शनैलिटी को नहीं दिखाया, लोगों के उस पे भरोसे को दिखाया, और वो जो टेक्नोलॉजी है वो कितना स्टेबल है कि इस लेवल के हिट्स को वो स्केल कर सकती है, ले सकती है, जो कि इंडिया में पहली बार हुआ। तो कोरोना काल में एक पार्ट तो हुआ कि जीआईएस ने, डिजिटल टेक्नोलॉजीज ने कैसे उसको हेल्प किया। दूसरा, अगर आप देखें कि जो इंडस्ट्रियल वर्क हाउस है वो चला और काफी अच्छे से चला। अगर हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट नहीं किए होते तो आज हमारी वो स्थिति नहीं होती जो हम आज है, स्थिति में हम होते। ये जो कंटिन्यूटी रहा हमारे ऑपरेशंस में, उसमें ये जो पिलर्स थे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स के अंदर, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल निखिल जी, अगर हम इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया से कैसे बदल रहा है देश, आम लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आ रहा है। बात चाहे शिक्षा की हो, बात चाहे किसान की हो, या बात चाहे बैंकिंग सेक्टर की हो, स्वास्थ्य सेवाओं की हो, डिजिटल इंडिया के जरिए लोगों के जीवन में खासा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। निखिल जी, विवेक जी, ज्ञानेंद्र जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।